ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस मेजरमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी थी और उनकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेलैक्स मेथड। ये मेथड रह गया था। आपको पता है पैरेलैक्स मेथड इनडायरेक्ट मेथड होता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए होता है। लेंथ को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड। तो ये मेथड होता क्या है? मान लो आपके पास यहाँ पर ऐसे स्टार है ये, और ये है अपनी अर्थ, ठीक है। अर्थ, ये मान लो ये ऑब्जर्वर पहला, यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है। अब ये दोनों इस स्टार को देख रहे हैं यहाँ से, ये, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है डी है, तो डी क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस डी इज डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ, या फिर ऑब्जर्वर की आई से लगा सकते हैं। ऑब्जर्वर की आंख से स्टार का डिस्टेंस, या फिर अर्थ से स्टार का डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर बी, ये जो बी है ना, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर्स, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर्स, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी। अच्छा, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। जो ये प्लेनेट पे एंगल बन रहा है ना, ऑब्जर्वर की आंख से जो एंगल बन रहा है प्लेनेट पे, ये है थीटा, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है इसमें, इफ b इज मच लेस देन d। अब जानते हैं कि अर्थ से लेके स्टार का डिस्टेंस जो होगा वो अर्थ में बैठे हुए दोनों ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस से तो बड़ा ही होगा, काफी बड़ा होगा एक्चुअली, है ना। तो b इज लेस देन d, ये क्या हो जाएगा अगर इसको इधर डिवाइड किया जाए तो b अपॉन d इज लेस देन 1। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो देखो ये है स्टार, ठीक है, ये है यहाँ पर d, ये है एक सर्कल में, मान लो इस अर्थ को ऐसे ऐसे ऑब्जर्व किया जा रहा है मान लो, और इस अर्थ के इस पॉइंट पे बैठा हुआ है ए ऑब्जर्वर, ये ए और ये बी, ठीक है। और इसके दूसरे वाले अर्थ के पॉइंट पे बैठा हुआ है बी ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो आपने वो प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था? ये थी इसकी आर्क जो कि बी दे रखी है, और ये है इसकी लेंथ जो कि डिस्टेंस है डी। तो थीटा क्या था? आर्क अपॉन लेंथ, मतलब बी अपॉन डी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी बराबर बी अपॉन थीटा, ठीक है। तो डी बराबर बी अपॉन थीटा। ये देखिए अब बी के बारे में, ये रहा डिस्टेंस ऑफ, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वर्स, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल जो प्लेनेट पे एंगल बन रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना, थीटा को हमेशा रेडियन में ही मेजर करेंगे, ठीक है। थीटा को रेडियन में ही मेजर करेंगे, और डी डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अच्छा, इसको रेडियन में हमेशा रखेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डिग्री में दे रखा हो ना, तो भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। इसको हमेशा रेडियन में रखना है बस, थीटा को, ठीक है। प्लेन एंगल है, रेडियन को रखना। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है, ये आप जानते हैं, पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो यहां से थीटा रेडियन, बी मीटर में मेजर होगा डिस्टेंस, एंड डी इज आल्सो इन मीटर, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ, अगर ये काफी बड़ा है इन ऑब्जर्वर के डिस्टेंस से, तो थीटा बहुत स्मॉल होगा। थीटा इज वेरी नियरली वेरी स्मॉल, नियरली वेरी स्मॉल। ये ध्यान रखना कि ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, और यही तभी ये अप्लाई हो सकता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है ना, तभी ये एंगल
गुड, एंगल बराबर आर्क अपॉन लेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ओके, नोट कर लो। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो बताता हूँ। क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका मून दे रखा है, मून, मून ऐसे लगा लीजिए, कोई भी ऐसे प्लेनेट, ये मून है, ठीक है। यहाँ पर वही अर्थ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ, एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जर्वर यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों खड़े कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। तो अर्थ की जो डायमीटर होती है, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अर्थ की डायमीटर क्या होती है, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ये क्या होती है, अर्थ की डायमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अरे कॉमन है थोड़ा सा ना, तो इस चीज को तो याद ही कर लेना, अर्थ की डायमीटर। अगर क्वेश्चन में ना भी गिवन हो ना, तो ऐसा मत कहना कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि ये कॉमन होती है, तो इसको याद कर ही लेना, ठीक है। हो भी सकता है गिवन हो, ना भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपसे बोला जाए कि जो एंगल बन रहा है ना, जो ये थीटा बन रहा है, ये बन रहा है 1 डिग्री और लेट से 50 मिनट, या फिर 30 मिनट ले लो, फिर 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये एंगल बन रहा है मून पर, कहां से, ऑब्जर्वर की आंख से, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, बी, बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर क्या होगा। अगर आपको अच्छा एक और चीज देखो जरा, अगर मैं इसको अर्थ, सॉरी डी निकालना है, डी डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा ये देखिए आप, अब आपको बताता हूँ बी को डायमीटर ऑफ अर्थ को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये है, ये दोनों ऑब्जर्वर अर्थ पे ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअली डायमीटर ऑफ अर्थ है, क्योंकि ये दोनों अर्थ पे खड़े हैं। तो अर्थ के बीच का ऐसे समझिए आप, मान लीजिए एक पॉइंट ऐसे अर्थ है, ठीक, कहीं भी ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे रैंडमली कहीं भी ऐसे, ठीक है, ऐसे ए बी, दोनों ऑब्जर्वर ऐसे खड़े हुए हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बी होता है, लेकिन यहाँ पर वो बी क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। आप ध्यान से देखिए, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब ये क्या गिवन है आपको, बी गिवन है, आपको डी निकालना है, थीटा भी दे रखा है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए इसका, चलिए मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि 1 डिग्री एंगल में कितना रेडियन होता है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। तो देखो ये आपको आना चाहिए। देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर बोला जाए आपको 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन, π/180 रेडियन होता है 1 डिग्री में। अच्छा उसके बाद बोला जाए 1 रेडियन, तो सिंपल इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, ये किसमें हो जाएगा, डिग्री में। फिर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। देखो ये ऊपर जब ये साइन आता है ना, ये इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है, मिनट का साइन है। अच्छा उसके बाद आपसे बोला जाए कि 1 मिनट में 60 सेकंड, ये डबल साइन आ जाए ना यहाँ पर, समझ लेना ये सेकंड के लिए है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज को यूज करना है आपको, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में ये देगा नहीं गिवन, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से डी, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ये निकालना है। चलिए निकालिए। देखो फॉर्मूला हमें याद है, डी बराबर बी अपॉन थीटा, थीटा किस में लिखेंगे, रेडियन में, लेकिन हमें एंगल थीटा दे कैसे रखा है, 1 डिग्री 30 मिनट, ना ही डिग्री है यहाँ पे, ना ही रेडियन यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे। मतलब इस पूरी क्वांटिटी को सबसे पहले, मतलब पूरे एंगल को हमें सबसे पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार गलती ऐसे करते हैं कि
डिग्री में कन्वर्ट करके यहाँ रख देते हैं, देखो वो गलत है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है थीटा की, रेडियन, तो आपको यहाँ पर रेडियन में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो डी हमें निकालना है, बी इज गिवन, अच्छा अब थीटा निकालते हैं, चलिए चलिए यहाँ पे निकालते हैं थीटा। 1 डिग्री और 30 मिनट ये गिवन है। चलिए सबसे पहले डिग्री से इसमें जाते हैं, पहले तो ये काम करते हैं कि 30 मिनट को उसमें डिग्री में लेके आते हैं। तो आपको पता है कि एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो एक मिनट में क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री, बोले तो ऐसे डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे डिग्री में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री प्लस 1/60 डिग्री, ये प्लस होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मिनट में कन्वर्ट कर लो, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट में, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 60 मिनट प्लस 30 मिनट, तो ये कितना दे रखा है हमें 90 मिनट, टोटल कितना दे रखा है 90 मिनट। अच्छा मिनट को करते हैं जरा, मिनट को पहले चेंज करेंगे हम डिग्री में, तो 1/60 डिग्री, तो ठीक है ये हो जाएगा 90/60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब डिग्री से चलते हैं रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन जाने का तरीका क्या है 90/60 इंटू π/180, π/180, ये किसमें हो जाएगा कन्वर्ट रेडियन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, 9 2 150 π/2, तो यहां से ये आएगा थीटा, रेडियन में अगर निकालें तो ये आएगा π/120, π/120, तो इस थीटा को पुट कर दो 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन π/120 का मतलब क्या है पाई यहाँ और मल्टीप्लाई बाय 120 यहाँ, तो इससे जो निकल के आएगा ना डिस्टेंस, वो होगा डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो ये आएगा मीटर में ऐसा यूनिट, क्योंकि देखो रेडियन भी हमने ऐसा यूनिट में लिया और बी भी हमें मीटर में गिवन है, मतलब ऐसा यूनिट में ही गिवन है, तो ये डिस्टेंस लिखेंगे ना वो मीटर में लिखेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना आप, ये ऐसा यूनिट पीछे जरूर लिखनी होती है, यूनिट जरूर लिखना, ठीक है। फिजिक्स का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसके पीछे ऐसे यूनिट नहीं लिखनी होती, ठीक है, सारे क्वेश्चन पे लिखनी होती है ऐसे यूनिट्स, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड के ऊपर देखो सीबीएसई ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उनमें भी ज्यादा खास क्वेश्चन आते नहीं है इसके ऊपर, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये, तो इसको इतना ही डिस्कस करेंगे आज हम। तो मैंने आपको ये बताया है, बस ये चीज याद रखना, डिग्री से मिनट में जाने का और मिनट से सेकंड में जाने का, डिग्री से रेडियन में जाने का और रेडियन से डिग्री में आने का, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा ध्यान रखना। ओके चलिए पैरेलैक्स मेथड हो गया। अब ना हमने लास्ट क्लास में जो छोड़ा था वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे छोड़ा था, तो आगे क्वेश्चंस करने से पहले मैं जरा आपका बेसिक्स देखना चाहता हूँ डायमेंशन में, ठीक है। देखो डायमेंशन की कुछ छोटी छोटी जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में देखते हैं पहले। ये है मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको कल भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर में करते हैं, मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर, तो इसको डायमेंशन कैसे लिखेंगे इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी काफी सारी, 7 थी ना, तो उनको रिवाइज करना, देखना। डिस्प्लेसमेंट आएगी लेंथ, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, चलिए वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट को तो हम मेजर कर रहे हैं एल में, टाइम को किस में करेंगे, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है टी में, तो ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, ये होती है वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशंस काफी सारी है जो आप याद रखेंगे, मैं बताता जा रहा हूं आगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई? एल टी माइनस वन, टाइम की टी ही रहेगी। तो देखो एल एज इट इज, टी माइनस वन तो था, ऊपर जाएगा ये प्लस का वन है, ऊपर जाके माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू। अच्छा एक और चीज याद रखना, ये एक्सेलरेशन का मतलब हर तरह का एक्सेलरेशन, ठीक है? आप आगे पढ़ेंगे रिटार्डेड एक्सेलरेशन वगैरह काइनेमेटिक्स में, ठीक है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो हर तरह के जो एक्सेलरेशन होते हैं ना, देखो जिसकी ऐसा यूनिट बराबर है उसके डायमेंशंस भी बराबर होंगे। कैसे? देखिए वर्क ले लीजिए, वर्क की यूनिट जूल होती है, हीट की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की जूल होती है। तो ऐसा यूनिट सबकी सेम है तो उनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम कि एनर्जी की होती है ml2 t-2, तो वर्क और हीट की भी यही होती है, ठीक है? जिसकी ऐसा यूनिट बराबर होती है ना, उसकी डायमेंशंस भी बराबर होती है, ठीक है? ये याद रखिए। अच्छा नेक्स्ट आएगा एक्सेलरेशन के बाद, मान लीजिए फोर्स। फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो मास को तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, आगे निकालिए हमने, तो ये क्या हो गया? एम एल टी माइनस, ऐसे, ठीक है? अब देखिए फोर्स हो गई, चलिए ये नोट कर लीजिए एक बार, है ना? फोर्स के बाद देख लेते हैं वर्क। देखो वर्क के फॉर्मूलेस काफी हैं। आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो वर्क का फॉर्मूला Q बराबर CV, CV से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है? W अपॉन Q इक्वल टू में V, इससे भी W निकल सकता है, ठीक है? तो फॉर्मूलेस तो काफी हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, जैसे 9th और 10th में पढ़ा है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो देखिए फोर्स की यूनिट हमने निकाली थी डायमेंशन mlt माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? L, शुरुआत में निकाली थी, तो ये क्या हो गया? ml2 t माइनस टू, ये हो गई वर्क की, ठीक है? तो वर्क। उसके बाद आते हैं चलो पावर पे, पावर बोलते हैं इसको, पावर, पावर या फिर पावर। तो पावर की बात करें तो ये क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की हमने निकाल ली थी यूनिट ml2 t माइनस टू, टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी t, तो उसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ml2, ये प्लस वन ऊपर जाएगा माइनस वन, तो t माइनस थ्री, ml2 t माइनस थ्री, ये होती है पावर की, ठीक है? तो ये तो हो गई जनरल, ये क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ पावर, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बट ये फॉर्मूलेज में मतलब काफी बड़ा फॉर्मूला होगा ना, तो उसमें छोटे 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 पोर्शन में ये बहुत हेल्प करती है। तो अगर ये आपको याद है ना तो फिर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। देखो ड्राइव करने बैठोगे तो काफी एग्जाम में मतलब काफी टाइम चला जाएगा ना, तो ये तो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए यार, ठीक है? इसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज हैं जो 11th में अभी आप आए हैं तो आपके लिए थोड़ी नई है। म्यू नॉट, चलिए पहले एप्सिलॉन नॉट पढ़ लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है? अच्छा इसके बारे में देखें तो देखो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें ना तो एक काफी कॉमन फॉर्मूला है, वो है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 12th का फर्स्ट चैप्टर, उसमें सबसे पहला पार्ट यही है, ठीक है? कूलम्स लॉ।
तो इसके लिए के क्यू वन क्यू टू, अच्छा के की है ना जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर इसकी हम बात करें तो देखो इसको यहाँ पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब आप इस पे देखिए फोर्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, फोर्स की डायमेंशन MLT -2, डायमेंशन पुट कर रहे हैं हम सबकी, ठीक है। अब बात करते हैं के की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये मैं आपसे ही पूछूंगा इस चीज को कि मैंने पढ़ाया था Q1 एंड Q2। देखो Q1 क्या होता है, Q1 Q की डायमेंशन, Q क्या है चार्ज, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा I बराबर Q/T, पढ़ा है। तो अगर चार्ज क्या हो गया यहाँ से I T। अब आप ध्यान से देखें ये I और T दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो इनकी डायमेंशंस क्या होंगी I T। अच्छा कई लोग I की जगह A भी लिखते हैं, गलत नहीं है वो, सही है, ठीक है, I की जगह A भी लिख सकते हैं आप, लेकिन टाइम की जगह T लिखना, ठीक है, S मत लिखना। तो क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई I T, तो इसके बाद Q की यहाँ से अगर इसको निकालें Q1 Q2 I T और यहाँ भी I T। देखो दोनों जगह I T इसलिए क्योंकि चार्ज भले अलग अलग है लेकिन है तो वो चार्ज, ठीक है। जैसे लेंथ है L1 L2, एक 2 सेंटीमीटर है एक है 5 सेंटीमीटर, लेंथ अलग अलग है लेकिन है तो लेंथ, तो डायमेंशन तो उनकी L ही रहेगी। ऐसे ही चार्ज के लिए है, इसकी चार्ज के लिए भी डायमेंशन IT और इस चार्ज के लिए भी डायमेंशन IT। अच्छा नीचे रेडियस, रेडियस तो आप जानते हैं लेंथ से लेंथ मीटर से ये मीटर में आता है, तो इसका हो जाएगा L, L स्क्वायर, ठीक है, ये है टोटल। अच्छा अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जरा मेरे को एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बता सकते हैं क्या, कोशिश कीजिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगा सिंपल। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली बात क्या है, 4 पाई 1/4 पाई, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की क्या होती है डायमेंशन, कुछ नहीं, ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटी पाई मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू पाई या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डायमेंशनलेस है, तो इसको हटा सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दिया डायमेंशनलेस। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, ये नीचे चला गया, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ML2 T -2 MLT -2 L स्क्वायर, ठीक है, MLT -2 L स्क्वायर। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसमें देखो I स्क्वायर तो ऊपर एज इट इज रहेगा, ठीक है, T स्क्वायर नीचे क्या है T की पावर -2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो T+4 हो जाएगा। अच्छा M को ऊपर ले जाएंगे तो M -1 हो जाएगा, नीचे +1 है तो L, L क्या हो जाएगा L क्यूब, ऊपर जाके L -3। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, हमेशा ध्यान रखना ना, पैटर्न ऐसे फॉलो करना, गलत तो ये भी नहीं है, बट आप MLT के फॉर्म में, पहले MLT आएगा, पहले M फिर L फिर T, ठीक है, उसके बाद ये I। तो ये जो होती है ना, तो अब हमने क्या डायमेंशन निकाली एप्सिलॉन नॉट की, M -1 L -3 T 4 I स्क्वायर। तो ये जो है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चंस देखे थे मैंने प्रीवियस ईयर के, इसमें ये आई थी, मतलब क्वेश्चंस में यूज हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली किस फॉर्मूले में आता है, जब तक फॉर्मूला नहीं पता है ना आगे आप कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q हमें पता है डायमेंशन I into T, नीचे L स्क्वायर रेडियस के लिए, एप्सिलॉन नॉट 1/4 को गायब कर दिया क्योंकि डायमेंशनलेस, और फोर्स इधर है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT -2, ठीक है, तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। ओके अब बात करते हैं म्यू नॉट। देखो म्यू नॉट
ये होता है परमिटिविटी, ये होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। देखो इसके भी कई फॉर्मूले हैं, आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का पता हो डायमेंशन तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड और सोलेनॉइड वाले केस में आता है जो म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं पता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि जनरल होता है, एकदम जनरल फॉर्मूला है ये इन दोनों का, C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये भी कूलम्ब्स लॉ में पहले ही आ जाएगा, कूलम्ब्स लॉ में आपको पहले ही बता देंगे। ठीक है, तो C क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। आपने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सुना होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये स्पीड है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, नीचे टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया टाइम, तो ये क्या हो गया LT-1। तो स्पीड की तो आपको डायमेंशन पता है, LT-1 होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्पीड वैक्यूम में, मीडियम में, कहीं भी हो, स्पीड ऑफ लाइट हो, कुछ भी हो, स्पीड ऑफ वाटर पूछते कुछ भी, मतलब स्पीड वेलोसिटी शब्द जो है ना, चाहे आपको चेंज करके कितना भी बोले लेकिन इनकी डायमेंशन तो सेम रहेंगी। ठीक है, चाहे स्पीड चाहे किसी की भी बोले लेकिन डायमेंशन तो हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, LT-1 चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा वैसे तो, क्योंकि ये 10th 9th में भी आ जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्टिक्स में भी आता है फॉर्मूला, ऑप्टिक्स पढ़ा होगा वैसे आपने। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करना। एक पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो C² बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट ये आता है। ठीक है, C² का मतलब क्या है, इसकी डायमेंशन। C² की डायमेंशन लिख देते हैं, चलिए LT-1 -1। ठीक है, LT-1 का स्क्वायर अपॉन 1/μ0। μ0 तो हमें निकालना है, इसकी डायमेंशन तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमने निकाली है अभी, क्या होती है M-1 L-3 T⁴ I का स्क्वायर, ये डायमेंशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसका अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, इसका μ0 यहाँ ले आते हैं, नीचे आ जाएगा LT-2, तो ये हो जाएगा 1/M-1 L-3 T⁴ I2, और इधर बात करें तो L2T-2, L2T-2। ठीक है, इतना समझ आ रहा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर μ0 की डायमेंशन एज इट इज। फिर बात करते हैं m, नीचे M-1 में है और कहीं m नहीं है, तो ये अगर ऊपर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 से ऊपर आया +1। अब L की बात करते हैं, देखिए L2 है पॉजिटिव का, यहाँ है -3, तो ये होगा L-1, ऊपर आया तो L+1। T की बात करते हैं तो T+2 है, यहाँ पर ऊपर आएगा तो T-2, और I अगर ऊपर आया तो I-2, I-। ठीक है, तो ये होता है μ0 की डायमेंशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं भी, जो प्रीवियस ईयर में IIT में आया ना, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस काफी हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप एक बार याद रखेंगे, कैलकुलेशन एक बार देख लेना है। तो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, इसको ये स्टेप नहीं है, यहाँ से ये वाला स्टेप है। ठीक है, μ0 के लिए तो अब ये देखना है L1 T-2 I-। ठीक है, ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, देखिए बाकी तो कितनी भी इनको कराया जा सकती है, कितनी भी करा लो, 100 से बहुत ज्यादा है ना। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम डिराइव करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए
सबसे पहले तो फाइंड द डायमेंशन, अच्छा अब यही बता दीजिए मुझे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो इसकी डायमेंशन बताइए मेरे को जरा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, बता सकते हैं? देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर m-1 एप्सिलॉन नॉट की होती है डायमेंशन, l-3 t4 i2 की डायमेंशन होती है अपॉन, अगर म्यू नॉट की बात करें तो m-l-t-2 i-2 और इसका रूट, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें ये ऊपर चला जाएगा तो सिंगल लिखते हैं, ये 1 है +1, ये ऊपर गया तो -1 तो m-2, l की बात करें तो l-4, t की बात करें तो t+6, ये +6 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये i4, तो ये डायमेंशन हुई। अच्छा रूट एकदम सेम फॉलो करती है चीजें, देखो रूट वाली चीजें डायमेंशंस के अंदर ना बिल्कुल सेम फॉलो करती है, जैसे जनरल क्वांटिटी होती है ना, जैसे x² का रूट निकालते हैं हम बाहर, x आता है, सेम रूल फॉलो करती है ये भी, ठीक है। तो अगर आप इनको बाहर निकालेंगे ना तो कैसे आएगा, m के पास 2 है तो 1 चला जाएगा तो m-1, इसके पास 4 है तो 2 चले जाएंगे l-2, t6 है तो t3 हो जाएगा, और i4 है तो i² हो जाएगा, ठीक है। ये जेईई मेंस में आया था क्वेश्चन, ये वाला 2020 वाले जेईई मेंस में आया था, इवनिंग शिफ्ट थी, जेईई मेंस 2020 में आया था, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे थे। अच्छा ऑप्शन में ना यहाँ पर आई की जगह ए था, तो आप ये समझ सकते हैं कि आई और ए में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन था, ठीक है, और काफी इजी था, बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए। देखो अगर ये दोनों याद नहीं होते ना तो पहले आप ये निकालते, देखो कोई बुरी बात नहीं है, ड्राइव करना भी, पेपर में भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन टाइम बच जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों याद है ना तो ये बड़े आराम से निकाल सकते थे आगे क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए डायमेंशन के बारे में आपको ना एक चीज बताता हूं मैं, आईआईटी जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मतलब मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, लेकिन 95 to 96% क्वेश्चंस वो ना इन दोनों टॉपिक्स पे ज्यादा पूछे हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस पे जहां मुझे क्वेश्चंस क्या थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और इधर एक टॉपिक है कि फाइंड द डायमेंशंस, टू फाइंड डायमेंशन of physical quantity, of any physical quantity with the help of fundamental quantity is actually, ठीक है। इन दोनों पे काफी क्वेश्चंस थे, मतलब जितने देखे ना प्रीवियस ईयर के, तो ये कुछ ज्यादा ही पूछ रहे थे। एक तो ये वाले, ठीक है, कि आपको कोई मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, इन सब का एक रिलेशन दे रखा है फिजिकल क्वांटिटीज का, और आपको बताना है डायमेंशन मोमेंटम की, ठीक है।
तो 3 क्वांटिटी दी थी, उनके रिलेशन से आपको बताना है एक चौथी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट से। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मतलब जनरल क्वेश्चन है, ये कराना जरूरी है थोड़ा। 1 जूल को आप कन्वर्ट कीजिए अर्ज में। आप बताइए 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। देखो अर्ज भी यूनिट होती है, ठीक है, एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि ये जूल भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ये भी। तो आपको ये बताना है कि रिलेशन क्या है, 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको फॉर्मूला काम आएगा जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला था, N1U1 बराबर N2U2। ये क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो आप जानते हैं जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ठीक है, तो देखो अब तक मैं आपको यही बताता आ रहा हूं, अगर आपको यूनिट पता है ना किस चीज की, जैसे आपको लेंथ की पता थी मीटर, तो डायमेंशन क्या थी, एल। तो आप अगर ऐसा यूनिट आपको पता है ना, तो आप बड़े आराम से उनकी डायमेंशंस बता सकते हैं। तो आप देखो N1 तो यहाँ पर 1 है, तो ये तो 1 ही रहेगा, इसको छोड़ो। U1 यूनिट, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की डायमेंशन क्या बताई थी, mL2T-2, ये डायमेंशन बताई थी एनर्जी की। ठीक है, N2 हमें निकालना है, N2 लेट से x, ठीक है, और यहां रख लीजिए। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनके ऊपर अभी एबीसी लिख देते हैं। मान लीजिए आपको भी इनमें से किसी की भी यूनिट नहीं पता, एबीसी तीनों की, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखते हैं M1 L1 M2, ये M1 L1 T1 है, तो ये M2 L2 T2 है। तो मान लीजिए यहाँ पर है A B C, तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ABC निकालना, क्योंकि देखो अगर ये डायमेंशन आ गई ना, तभी इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तभी x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो देखो आपको पता है MLT जूल की डायमेंशन क्या होती है, mL2T-2, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो mL2T-2, अब इससे जरा कंपेयर करना, m की पावर 1, l की 2, t की -2। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -2। ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें निकालना। ठीक है, देखो अगर आपको एबीसी पता चल गया ना, तो अब ये क्वेश्चन आसान है। कैसे, 1 मल्टीप्लाई 1 को हटा दो, ठीक है, उसके बाद आता है mLT-2, और अगर इधर देखें तो x लिख दीजिए इसको इनटू m2 को m2 रहने दीजिए, अभी ऊपर a की जगह क्या आ जाएगा 1, एबीसी हम निकाल चुके हैं, और L2 के ऊपर क्या आ जाएगा 2, T2 के ऊपर क्या आ जाएगा -2, mL2T-2। अच्छा इसको अगर लेके आते हैं mL2T-2, तो इसके इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर कितनी है m पे 1। ठीक है, ये वाला देखना एक बार मैटर, ठीक है, L1 अपॉन L2, इसकी पावर कितनी है 2, T1 अपॉन T2, इसकी पावर कितनी है -2। अब इनको देखो M1 क्या था जूल क्या है ऐसा यूनिट, और ये क्या है सीजीएस यूनिट, एनर्जी अर्ज क्या है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल क्या है ऐसा यूनिट। तो M1 L1 T1 ये ऐसा यूनिट में लिखेंगे, और M2 L2 T2 ये सीजीएस यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, ये सीजीएस के लिए तो यहाँ पर सीजीएस यूनिट आएंगी, ये ऐसा यूनिट के लिए तो यहाँ पर ऐसा यूनिट आएंगी। ठीक है, तो इसको देखें, M1 मतलब ये वाला ऐसा यूनिट, मास की ऐसा यूनिट केजी, पता है ना केजी। M2 सीजीएस क्या होती है मास की, ग्राम। ठीक है, इंडिया में ही फॉलो होती है, 1 केजी होती है ऐसा यूनिट, और 1 ग्राम सीजीएस यूनिट इंडिया में फॉलो होती है। ठीक है, L1 की अगर हम बात करें लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अच्छा उसके बाद बात करते हैं T1 अपॉन T2। T1 देखो टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड ही होती है,
और सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होती है, ठीक है, टाइम में चेंज नहीं होता है, ठीक है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट टाइम की सेकंड ही रहती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप, चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ये एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट की पावर 1, फिर आ जाता है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर आ जाता है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की -2, ठीक है, समझ में आया नहीं? तो एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो और इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, विच इज 10 की पावर 3 ग्राम, और नीचे क्या है 1 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, स्क्वायर, और ये 1 सेकंड से 1 सेकंड ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 की पावर -1, हालांकि इसको कैंसिल ना भी करें तो आप ऐसे ही रहने देंगे तो भी 1 की पावर -1। अच्छा, उसके बाद ये 1 ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये ऐसे होता है 10 की पावर 3। देखो एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, यूनिट्स को कभी ऐसे मत काट देना, ठीक है, एग्जाम में आ गया ना तो ऐसे मत काट देना, ग्राम से ग्राम कट गया, ऐसे कभी नहीं काटना, ठीक है, ऐसे कभी भी मत काटना, लेकिन इसके बाद जो स्टेप लिखना वो ऐसा लिखना, ये एज्यूम करके कि आपने यूनिट को काट दिया है, समझ में आया? मतलब ऐसे काटना नहीं होता यूनिट्स को, ग्राम से ग्राम काट दिया, ऐसे कभी नहीं काटना होता। देखो कैसे, क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्राम से ग्राम काट दिया ना तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाएगा और यूनिट नहीं होगी, और बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और अगर यहाँ पर यूनिट नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, काटना नहीं है। उसके बाद आप ये स्टेप जरूर लिख सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर 3 यहाँ से बचा, और इसकी पावर 1 थी, उसके बाद वहां से 10 की पावर 2 बचा, इसकी पावर 2 थी, और इसको भी नहीं काटना, ठीक है, एस को ऐसे लिख लेना, इसको भी मत काट डालना, और यहाँ से 1 की पावर -2, देखो 1 की पावर तो कुछ भी होगी 1 ही होगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 टू द 4। देखो बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 10, 3 + 4 7। तो अब आ गया 1 जूल में कितनी हर्ट्ज होती है, 10 की पावर 7, ठीक है। तो इनको निकालने का ऐसा तरीका होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप जरा ट्राई कीजिए, एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और कॉमन सी दोनों यूनिट है, एसआई यूनिट और सीजीएस, जो फिजिक्स में टकराती बहुत है, टकराती हैं। 1 न्यूटन को आप डायन में चेंज कीजिए, डायन, डायन नहीं है ये, डायन है, ठीक है, डायन मत बोलना इसको, तो 1 यूनिट को आप डायन में चेंज कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है ये। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट, डायन क्या है, सीजीएस यूनिट, किसकी, फोर्स की, न्यूटन फोर्स की यूनिट ऐसी यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा किसका डायमेंशन, फोर्स का, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो न्यूटन है फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, N1U1 बराबर N2U2, ये फॉर्मूला तो आपका रहेगा ही, N1U1 बराबर N2U2। तो अगर फोर्स की बात करें तो MLT-2, ये बहुत कॉमन है, इसको याद रखना फोर्स की को, ओके। तो उसके बाद x ले लेते हैं, हमें नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। डायन क्या होती है, सीजीएस यूनिट, देखो सीजीएस यूनिट के लिए आप एक काम करो, M1 L1 T1 अभी के लिए ऐसे कर लो, और M2 L2 T2, और ऊपर लगा दो आप 1 1
-2। ठीक है, तो वो वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा, वो एबीसी वाला, क्योंकि आप जान चुके हैं कि एबीसी को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये आप जान चुके हैं, तो मैं अभी इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे पुट करके। तो यहां से आ जाएगा m1/m2 की पावर 1, यहां से आ जाएगा L1/L2 की पावर 1, यहां से आ जाएगा T1/T2 की पावर -2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। m1 क्या है 1 kg, मैंने आपको बताया था, ऊपर क्या होगा ऐसा यूनिट, नीचे क्या होगी सीजीएस यूनिट। ठीक है, उसके बाद लेंथ L1 की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है मीटर, नीचे क्या होगी सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी पावर भी 1। तो T1 क्या होता है सेकंड, ये सेकंड और ये भी सेकंड, सीजीएस ऐसे ही दोनों सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें आगे तो 10 की पावर 3 ग्राम होता है केजी, और ये 1 ग्राम नीचे है ही, इसकी पावर 1। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है नीचे, 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और ये 1 सेकंड की पावर माइनस। अब इसको देखें तो ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर 3, यहाँ के पावर 1, फिर यहाँ 10 की पावर 2 अंदर, ऊपर पावर 1, फिर यहाँ 1 की पावर -2। तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बेस सेम पावर ऐड, इसका मतलब 10 की पावर 5। तो एक न्यूटन में कितनी डायन होती है 10 की पावर 5 डायन। समझ में आया ना। तो ये दोनों काफी मतलब जनरल केस के इसलिए करा दिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको प्रोसीजर ये फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, ठीक है, स्टेप 1, चलिए लिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आ जाएगा स्टेप 1 में, N1U1 इक्वल टू N2U2। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा स्टेप 2। तो N1U1 आ गया, उसके बाद फाइंड ABC by comparing dimensions of physical quantity। किसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी ऐसा यूनिट हो, ऐसा यूनिट वाली साइड की फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशंस लिखेंगे, और उसके बाद उसको सीजीएस वाले से मतलब कंपेयर क्या करना, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे किससे, जैसे कि आपको बताया मैंने कि यहाँ पर मान लो MALB और TC है, और मान लीजिए फोर्स की डायमेंशन ही बोल रहे हैं तो MLT-2। तो ऐसे कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 1 या 1 है या 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। तो ऐसे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, ऐसा यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी से, ऐसा यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करना है। ठीक है, और स्टेप 2 आप जानते हैं। स्टेप 3 क्या होगा, डिवाइड करना है कैसे, ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट का, ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट का, चाहे मास की हो, लेंथ की हो, टाइम की हो। ठीक है, ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट का। तो ये 3 स्टेप होते हैं जिनमें ये कंपैरिजन मतलब कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप सारे कर सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, काफी इजी है। चलो देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप जेईई के प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए एक आधा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आईआईटी का। देखो आपसे बोला जाए कि आपके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्या मतलब 3 क्वांटिटीज हैं, एस, आई एंड एच। एस क्या है, सरफेस टेंशन, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रोटेशनल
जो चैप्टर होगा ना रोटेशनल मोशन, उसमें पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ठीक है, उसके बाद अगर एच की बात करें तो एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे बोला गया, इन तीनों को एक बार लिख लीजिए, क्या क्या है। इससे बोला गया तीनों क्वांटिटीज है, इसका रिलेशन बना के आप एक क्वेश्चन बताइए जरा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस बताइए विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक है, आपको लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज। देखो इसको करने का तरीका बताता हूं। जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में रखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन लगा दो और इन क्वांटिटीज को ऐसे लिख दो, एस की पावर ए, आई की पावर बी, एच की पावर सी। देखो हमें नहीं पता है कि एस, आई और एच के ऊपर क्या आएगा अभी, ठीक है, हमें कुछ भी यूनिट नहीं पता। अच्छा आप जानते हैं मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों लगाया? कई जगह ऐसा करते हैं स्टूडेंट वगैरह भी कि इक्वल लगा देते हैं। देखो इक्वल लगाने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई। अब मान लीजिए आपसे मैंने थ्रेशोल्ड फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया, 6 पाई ईटा आर बी आर ए बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपसे पूछ लिया, तो यहाँ पर जो 6 पाई आ रहा है ये डायमेंशन लेस है। तो अगर हम ऐसे इक्वल करके निकालेंगे तो 6 पाई कभी नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन कभी आएगी नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो एफ बराबर ईटा ए बी ये फॉर्मूला है, जो कि बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लगाने का मतलब ये है कि इसको हटा के जो कांस्टेंट आएगा ना, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन ये हटा दो आप, इसकी यूनिट्स लगा दो सबकी, ठीक है। ये डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी और कांस्टेंट आ रहा होगा तो वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से लग जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे बोल देना F इक्वल के बराबर F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईटा ए बी, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लेके चला करो, ठीक है, इक्वल का नहीं। चलिए याद रखना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एस आई एच, इन तीनों की डायमेंशंस निकालते हैं। देखो सरफेस टेंशन की हमने निकाली थी लास्ट क्लास में, रो जी आर एच अपॉन 2, इस वाले फॉर्मूले से एचसीवी का क्वेश्चन था ये, जिससे हमने सरफेस टेंशन निकाली थी, ठीक है। देखो रो क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml माइनस 3 थी इसकी डायमेंशन, किया था हमने ये क्वेश्चन। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन कैसा भी उसकी डायमेंशन सेम रहेगी, व्हिच इज lt माइनस 2। r इज रेडियस, रेडियस को किसमें मेजर करते हैं? लेंथ में। h क्या है? हाइट, हाइट को किसमें करते हैं? लेंथ में। और 2 क्या? डायमेंशनलेस, 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इससे अगर निकालें हम s की, तो m तो ये हो गया, l की बात करें तो -3 यहाँ है और यहाँ है ये +3, और ये हो गया t की पावर -2, तो l की पावर 0 1 हो गया, ये हो जाएगा mt -2, ठीक है। s की आगे डायमेंशन, तो इधर एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं ना, s की डायमेंशन यहाँ लिख लेते हैं mt -2, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पता होगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए काफी नया है, इसलिए नहीं पता होगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल केस होता है mr², आप आगे इसको 100% पढ़ेंगे। जनरल केस का मतलब ये है, ये तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डिस्क वगैरह के पढ़ेंगे, कोन, है ना, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसका जनरल केस लेके चल रहा हूं मैं mr², ठीक है। तो जनरल केस लेके चल रहे हैं। अच्छा आपको मैंने बताया है, कोई सा भी केस लेके चले जाइए आप, डिस्क का ले लीजिए, कोन का, कैसा भी ले लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन हमेशा सेम रहेंगी। जैसे मैंने एक्सेलरेशन कहा था, एक्सेलरेशन कितने भी टाइप के हो सकते हैं लेकिन उनकी डायमेंशन कभी नहीं बदलेगी। ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि अगर इसकी डायमेंशन देखिए m, तो m ही रहेगा डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी। r क्या है? रेडियस, लेंथ, तो ml², तो ये क्या हो जाएगा? ml²। तो ये जो डायमेंशन है ना, ये कभी चेंज नहीं होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यही रहती है।
ठीक है, आगे आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना देखते रहना उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन, ठीक है, यही रहती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन आ गई, इसको भी लिख लेते हैं। चलो क्या लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml स्क्वायर। h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो ये आपके लिए नया है अभी, प्लैंक्स कांस्टेंट, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, ये पहले ही 11th क्लास में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 में ना, ये मॉडर्न फिजिक्स है ना आपकी, उसमें आ जाएगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग ही इससे होती है, और भी काफी हैं चैप्टर जिनमें ये आता है। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए ना एक बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला है, इजी वाला, एनर्जी बराबर में एच न्यू। जो एच न्यू है ना, ये होता है फ्रीक्वेंसी, और ये होता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है एनर्जी। देखो आपको एनर्जी की डायमेंशंस पता है, और ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी ना टाइम पीरियड का उल्टा होता है, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसकी डायमेंशन बतानी हो तो क्या होंगी, t की पावर -1 फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। और एनर्जी की क्या होंगी, बता चुका हूं एनर्जी की तो मैं आपको ml2t-2 ml2t-2, इसको नीचे ले आते हैं डिवाइड में, h क्या हो जाएगा यहाँ पर E/μ। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ml2t-2 अपॉन t की पावर -1। अच्छा ओके, तो ये हो जाएगा ml2, ये ऊपर जाएगा +1, तो ये हो जाएगा t की पावर -1 ml2t-1। ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। क्या लिख देता हूं, है ना, ml2t-1। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, अब आपको हर एक डायमेंशन के बारे में पता है, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कैसे, देखिए मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए वैसे, है ना, ये तो काफी इजी फॉर्मूला होता है इसका, मास इनटू वेलोसिटी, 9th में भी है 10th में भी है चैप्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन बताएं तो मास तो मास, डायमेंशन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है lt-1, तो mlt-1 ये होती है मोमेंटम की। चलिए ठीक है, तो अगर mlt-1 इधर की साइड रखता हूं मैं, बीच में क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन s क्या है mt-2, इसकी पावर क्या है a, i क्या है यहाँ पर ml स्क्वायर, इसकी पावर क्या है b, और उसके बाद h आता है ml2t-1, इसकी पावर क्या है c। ठीक है, तो ऐसे है ये a b c। अब इनको ना ऐसे कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पर जो मास है, अब ये चीज ध्यान से समझना बस, ये मास की है 1, यहाँ पर l की पावर 1, यहाँ पर t की पावर -1, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यहाँ पर मास की पावर 1 इंटू a प्लस b प्लस c। ठीक है, फिर बात करते हैं l की, l इधर तो l है ही नहीं, 0 प्लस इधर 2b प्लस 2c। ठीक है, जस्ट हमने अभी पावर ऐड की है, बेस सेम है तो पावर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं t की, t इधर है -2a, इधर नहीं है, प्लस 0 प्लस ये -c हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -c। ओके, तो ये हो गया -c। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, देखिए इस m की पावर से, इस l की पावर से, एक t की पावर से यहाँ कंपेयर करते हैं इसको, तो कंपेयर करते हैं तो कैसे होता है, m की पावर 1 है और यहाँ पर m की पावर क्या है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर 1। ठीक है, देखो अब आप कह रहे होंगे यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का यहाँ इक्वल कैसे आ गया, तो ये बात आपको बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ना वो कांस्टेंट को लगाने के लिए होता है। अगर यहाँ कांस्टेंट भी लगा देंगे ना तो इनकी पावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से कभी भी इन पावर्स पर कभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पावर तो इसकी
इससे इक्वेट होंगी ही होंगी, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो आगे 2b प्लस 2c इसके बराबर में आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आता है -2a माइनस सी बराबर -1। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज थी हमने सब कंपेयर कर ली और ये बना हमारे पास, ठीक है। अब इससे वैल्यूज निकालते हैं। देखो इस सेकंड इक्वेशन को देखो जरा एक बार, यहां से b प्लस c की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है। अगर b प्लस c को मैं इसमें पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a प्लस 1/2 बराबर 1, b प्लस c की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये a की वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है। अब a 1/2 आया, अब इसको यहां पुट कीजिए, -2 × 1/2 माइनस c बराबर -1, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा -1, उधर जाके +1 और -1 0, c की क्या आ गई 0। सिंपल कैलकुलेशन है ये, ठीक है। c की 0 आ गई, a की 1/2 आ गई। अच्छा c को यहाँ 0 पुट करेंगे तो b की क्या आ जाएगी, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो b की क्या आ गई 1/2। a क्या है 1/2, b क्या है 1/2 और c क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये p है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s की पावर a क्या है 1/2 के, i b क्या है 1/2, h क्या है 0। इसका मतलब h नहीं आएगा इस फॉर्मूले में, p का फॉर्मूला लगाते वक्त h नहीं आएगा, h का और 0 क्या हो जाएगा 1, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √i into s, ऐसे बनाते हैं। आईआईटी में आया था क्वेश्चन, जी मेंस में आया था, एडवांस में तो इजी, इतना इजी नहीं आएगा, तो ये मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना जितने हो सके आपसे, ये क्वांटिटीज बनाने वाले, कन्वर्जन करने वाले और फंडामेंटल क्वांटिटीज से डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बनाने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।